नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का UPROARO मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के प्रश्नों में क्या बातें पूछी गई है और उनसे जुड़ी कौन कौन सी खास बातें आपको याद रखनी है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को जनरली हम लोग पढ़ते ही रहते हैं ना, तो उससे जुड़ी हुई बातें यहाँ पर रखी गई हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षीय क्षय घटता है, यानी कि क्षय घटता है, यानी कि जो घटने की दर है वो और ज्यादा घट जाती है, बात कर रहा है यहाँ पर। दूसरे में कह रहा है कि ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में लगभग 10% पहुंचता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। तो तीन बातें कह दी हैं। अब देखो, जब हम लोग जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है उस समय कि जैसे जैसे बढ़ते पोषक स्तर के साथ साथ हम लोग ऊर्जा की स्थिति समझते हैं, तो क्या होता है कि पोषक स्तर बढ़ेगा तो ऊर्जा का जो सापेक्षीय क्षय है वो क्षय घटेगा नहीं बल्कि सापेक्षीय क्षय बढ़ेगा, यानी कि क्षय और ज्यादा होगा। जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ते जाएंगे क्षय की स्थिति और ज्यादा घटती चली जाएगी। तो बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षीय क्षय बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है कि ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में लगभग 10% तक पहुंचता है। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये तो सर सही ही है। बिल्कुल ये सही है और ये बहुत जनरल है, सबको पता होता है कि ऊर्जा का जो स्तर होता है ना वो एक से दूसरे स्तर पर पहुंचता है, तो उसमें हम देखते हैं कि 10% ही पहुंच पाता है, बाकी सारा जो 90% है वो एक में ही रह पाता है। ठीक है, पहले स्तर पर ही रह जाएगा। इसमें ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, ये वाला भी गलत है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता, एक दिशीय होता है, मतलब प्रॉपर एक दिशा के अकॉर्डिंग चलता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा तो हो गए यहाँ पर गलत, केवल दूसरा सही है। और जब केवल दूसरा सही होगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है, हमसे ये पूछा गया। तो पहले में कह रहा है कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है। तो शैवाल आधारित जो जैव ईंधनों का उत्पादन होता है वो हम समुद्र में भी कर सकते हैं और महाद्वीपों में भी कर सकते हैं, ऐसी बात कह रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। देखो, पहले की बात चाहो तो बाद में भी कर लो, दूसरे की कहानी जो है हमारे लिए बहुत ईजी है। क्या कह रहा है, अनवीकरणीय स्रोत, मतलब जिसको नया नहीं किया जा सकता। क्या कोयले को इस्तेमाल करना नया कर सकते हैं, दोबारा से पहली अवस्था में ला सकते हैं। खनिज तेल को इस्तेमाल करना दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी नहीं कर सकते। तो क्या है ये, अनवीकरणीय हो गए। तो बिल्कुल बात ठीक है, नवीकरणीय वो जिसको नया किया जा सकता है, दोबारा बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट दूसरा तो बिल्कुल ठीक है। पहले में कह रहा है कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, किया जा सकता है। लेकिन इसको करने के लिए क्या होता है कि उत्पादन में कुछ आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है, अभियांत्रिकी करने हेतु उच्च स्तर की विशेषज्ञताएं चाहिए होती हैं, जिनके माध्यम से ही आप इन चीजों को पूरा कर पाते हैं। तो है तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक, और दोनों ठीक होंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारे लिए प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, तो सी उत्तर के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। कह रहा है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है, हमसे ये पूछा गया। पहले कह रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना में प्रवेश करने की आयु 18 से 40 वर्ष है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा आवेदक के अंशदान के बराबर योगदान किया जाता है, यानी कि जितना आप खुद करोगे सरकार भी उतना ही कर देगी। तो ये योजना जो है 12 सितंबर को 2019 में शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, एक प्रकार से पेंशन योजना ही है, बिल्कुल ये हम इसको यही कहते हैं। तो बिल्कुल बात ठीक है ये वाली। ठीक है, पेंशन योजना के साथ साथ इसमें 18 से 40 वर्ष तक के लोग शामिल हो जाते हैं। जैसे जैसे आप पैसा जोड़ेंगे आपको बाद में पेंशन के रूप में मिलेगा, बस जितना आप जोड़ते आएंगे सरकार भी उतना ही जोड़ेगी, साथ साथ सरकार का नियम है जितना आप करोगे उतना ही मैं कर दूंगा। तो ये वाली बातचीत भी ठीक है। अब गलत जो है वो पहला स्टेटमेंट, पहला यानी कि ए हो गया हमारा, और यही हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वित्त मंत्रालय ही ये चीजें नहीं संभाल रहा तो कौन संभालेगा। देखो, काम किसका है, किसानों से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा मंत्रालय आएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आएगा, ना कि वित्त मंत्रालय। तो इस वजह से ये गलत है, बाकी सभी चीजें ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर ए, और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि रुम्मिनदेई अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है।
तो रुम्मिनदेई अभिलेख के बारे में कह रहा है कि यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और इसकी भाषा प्राकृत है। ठीक है, तो देखिए जब हम चीजों को पढ़ते हैं रुम्मिनदेई अभिलेख की, तो हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि अशोक को आदत थी, मतलब अच्छा लगता था अलग अलग जगहों पर, राजमार्गों पर अभिलेख लिखवाना, और लोगों को पता भी चल जाता था कि आप अब अशोक के साम्राज्य में प्रवेश कर चुके हो। ठीक है, तो जो भी नियम कानून विशेषताएं जो भी चीजें हुआ करती थी वो लिखवा दी जाती थी। तो रुम्मिनदेई अभिलेख भी उनमें से एक है। अब ये अभिलेख प्राकृत भाषा में ही लिखा हुआ है जिसकी लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, तो दोनों ही इस बातें ठीक है और दोनों ठीक होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लिपि ब्राह्मी भाषा प्राकृत। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न जो है हमारा वो कह रहा है रुद्रदामन प्रथम के बारे में। तो रुद्रदामन प्रथम के दो स्टेटमेंट दे दिए हैं। पहले में कह रहे हैं कि इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया, इसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। ये दो बातें देखने को मिल रही है। तो क्या इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था या नहीं करवाया था, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, और इस झील की एक खास बात ये थी कि ये मौर्य काल की झील थी और सिंचाई के लिए उसका उस समय बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो बिल्कुल बात ठीक हो गई है। अब इसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था या नहीं किया था, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये काम भी इसके द्वारा ही किया गया है। संस्कृत का बड़ा प्रेमी था ये, तो अच्छा लगता था इसको संस्कृत में चीजें लिखवाना पढ़ना, तो ये सब काम इसने किया और सबसे मतलब लंबा अभिलेख जारी करना था वो इसने अपने काल में कर दिया। तो दोनों ही ठीक है और दोनों ठीक होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। एक और दो दोनों सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आ गया है सूचियों का। कह रहा है कि एक तरफ लोक नाट्य है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य। तो आपको ये बताना है कि कौन सा लोक नाट्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, लोक नाट्य में है पंडवानी, पोवाड़ा, जंगम, कथा नृत्य और रम्मन। राज्यों में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हमें दिए हुए हैं। तो पंडवानी किसका है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? देखिए इसका सही उत्तर छत्तीसगढ़ है। यह है छत्तीसगढ़ का एक लोक नाट्य है। पोवाड़ा कहाँ का है, तो देखिए पोवाड़ा जो है वो उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, किधर जाना चाहेंगे आप? तो हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र का है पोवाड़ा। जंगम कथा नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का ही अपना है। ठीक है, और रम्मन जो है वो उत्तराखंड का है। ठीक, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 4, 3 और 2। तो कहां पर है 1, 3, 2, 4, 4, 2? ये नहीं होगा, 3 से शुरू हो रहा है तो होगा ही नहीं। 1, 4, 3, 2 ये बिल्कुल ठीक है और सी हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, क्लियर है सभी को, बढ़िया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा। रबड़ के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो रबड़ के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, कह रहा है कि बताओ कौन सा सही है। पहले में कह रहा है कि इसे उष्णाद्र जलवायु में पाए जाने वाला हैविया ब्राजीलियसिस नामक वृक्ष के दूधनुमा द्रव से बनाया जाता है। रबड़ ऐसे बनती है ना। तो बचपन में बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा रबड़ बनाने के लिए। क्या लगता था बचपन में स्कूल जाते थे तो कैसे बनती थी रबड़, क्या ख्याल आता था और क्या बातें चलती थी, कमेंट में मुझे बताना। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि हैविया ब्राजीलियसिस नामक वृक्ष के दूधनुमा द्रव से ही इसको बनाया जाता है। ये वाली बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी यहाँ पे। दूसरे में कह रहा है कि इसके अधिकांश उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन में किया जाता है। तो उत्पादन की बात है। उपोष्ण मतलब यानी जो उष्णाद्र जलवायु है, उष्णाद्र जलवायु के मामले में तो ये राज्य जो है वो ठीक है, कहीं ना कहीं पे मिलते जुलते आ रहे हैं, इनके अधिक भाग जो है वो जुड़ जाएंगे उपोष्ण में। पर क्या इस मामले में ये भी आगे हैं, अधिकांश उत्पादन करते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, ये अधिकांश उत्पादन नहीं करते। दरअसल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन रबड़ का होता है थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड के अलावा जो हम लोग ज्यादा उत्पादन देखते हैं वो होता है इंडोनेशिया में, और उसके बाद है मलेशिया, वियतनाम और फिर भारत आता है। तो ये क्षेत्र प्रमुख है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन प्रमुख नहीं माने जाएंगे इसमें। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है। तो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि केवल एक सही है। यही रहेगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और सूची वाला प्रश्न अब की बार हमसे कह रहे हैं कि पवन और स्थान मिलाने, स्थानीय पवनों को आपको उनके अलग अलग क्षेत्रों से मिलाना है या देशों से मिलाना है, कौन सा? तो हबूब, सिमुम, फोन और चिनुक, ये 4 दे दिए हैं हमें यहाँ पर अलग अलग इन्होंने पवने, और स्थान में दे दिया है अरब, सूडान, रॉकी पर्वत या स्विट्जरलैंड। देखो कुछ खास होती है तो लोगों को याद है, जैसे कि फोन में लगता है शायद ज्यादातर लोग याद रख सकते हैं। चिनुक तो याद होगी, चिनुक के मामले परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। चिनुक रॉकी पर्वत की है, ये बहुत इजीली याद हो जाती है। ठीक है, अब चाहो तो डी के 3 से हिसाब से निकाल सकते हैं। देखो डी में यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, ये तो नहीं होगा। ये 3 है, ये भी हो सकता है, और ये 4 है, ये नहीं हो सकता है। तो 2 ऑप्शन हो गए हमारे एलिमिनेट, 2 बच रहे हैं। अब जैसे फोन है,
फोन कहाँ पर बैठी है? नाम से भी आप समझ सकते हैं, नहीं भी समझ पा रहे तो हो सकता है कि आपको हबूब और सिमूम में पता लग जाए। जैसे हबूब कहाँ की हो सकती है, क्या लगता है? हबूब अरब की होगी या सूडान की? मुझे लगता है ज़्यादा लोग अरब कहेंगे, पर सूडान इसके लिए सही आंसर है, क्योंकि हबूब जो है वो सूडान की है और सिमूम जो है वो अरब की है। फ़ोन जो है वो स्विट्ज़रलैंड की है। ठीक है, तो 2 1 4 3 हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। तो 2 से शुरू हो रहा है सी, और सी हो जाएगा प्रश्न के लिए सही आंसर। तो काफ़ी होती है पवने, सभी को याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं और इस रूप में तो आपके सामने कभी भी आ ही सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि मद्रास सरकार ने जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुडेल तथा पीवी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया, जिनके विरोध स्वरूप नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। तो पूछ रहा है कि किसने नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार की थी? सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये काम जो है वो एस सुब्रमण्यम अय्यर साहब के द्वारा किया गया था। दरअसल ये पूरी की पूरी जो कहानी है, यह कहानी जुड़ी हुई है हमारे होम रूल आंदोलन से जो है। ठीक है, तो इस दौरान होम रूल आंदोलन हम लोग देखते हैं, प्रदर्शन वगैरह हो रहे थे, सभी चीजें हो रही थी। तो सरकार घोषणा करती है जून 1917 में कि भाई इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और पीवी वाडिया को, तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जब इनको गिरफ्तारी का मामला सामने आता है तो इससे बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं सुब्रमण्यम अय्यर साहब। और सुब्रमण्यम अय्यर साहब फिर इससे नाराज होकर के, दुखी होकर के कह देते हैं कि भाई मैं अपनी नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार करता हूं, मतलब मुझे नहीं चाहिए, ये सब चीजें मत दो मुझे। तो इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका हम लोग एक बड़ा परिवर्तन ये देखते हैं कि बड़े बड़े जो नेता थे पहले लीग में शामिल नहीं हो रहे थे, बाद में लीग में शामिल होकर के वो लोग भी फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं और चीजें इस प्रकार से चलती हैं और होम रूल आंदोलन जो है वो काफी तेज हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो स्वदेशी और बहिष्कार की बात कर रहा है। कह रहा है कि पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होते, नहीं समझ पाते कि स्वदेशी बहिष्कार होता क्या है। जब लेकिन हम लोग उसको पढ़ते हैं ना, स्वदेशी बहिष्कार ही कहते हैं, सब जगह आपको स्वदेशी बहिष्कार यही देखने को मिलेगा। तो इसमें सिर्फ 2 बातें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको एक समझते हैं और कहते हैं कि स्वदेशी का बहिष्कार करना है, पर ये नहीं है भाई, समझाओ। यहाँ 2 बातें। पहले में कह रहे हैं कि स्वदेशी को अपनाओ, स्वदेशी से जुड़े रहो, स्वदेशी को ही प्रसार में लाओ। ठीक है, बहिष्कार का मतलब है कि आपको विदेशी का बहिष्कार करना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना। तो इसको सबसे पहले कहां पे इस्तेमाल किया गया था? बंगाल विभाजन में आंदोलन में, होम रूल आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में और साइमन कमीशन की भारत यात्रा में। तो देखिए प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बंगाल विभाजन होगा। सबसे पहला इंसिडेंट जो है वो यही था जहां पर हमने स्वदेशी और बहिष्कार की अवधारणा को देखा था। एक बड़ा आंदोलन जो था वो यहाँ पर खड़ा किया जाता है बंगाल विभाजन के विरुद्ध, और चीजें जो थी वो भारतीयों के पक्ष में चलती है और काफी अच्छे से सब कुछ होते हैं। और इस जगह पर हम लोग धार्मिक एकता भी दिखाते हैं। यहाँ पर नहीं था कि हाँ हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ है, सभी चीजें बहुत अच्छी थी। और अंग्रेज भी ना हिंदू मुस्लिम एकता से परेशान थे, इसीलिए उन्होंने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव भी किया था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। तो क्लास के हिसाब से हमें जिन महत्वपूर्ण विषयों पे बातचीत करनी थी वो सारी बातचीत हो गई है कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और कुछ नया सीखा जाना समझा होगा। बाकी ऐसे ही प्रश्नों के लिए बने रहें संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, बाकी साथियों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।